हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके जो भी वीडियोस हो चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक और वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो ये मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसका सही आंसर है कि दोनों गोलक एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विमीय सूत्र ML-1T-2 किसके तदनुरूप है। यानी आपका जो डायमेंशन है ML-1T-2, यह किसके समतुल्य, किसका हो सकता है डायमेंशन ये। तो ये आपका हो सकता है प्रत्यास्थ गुणांक है। इसका हो सकता है प्रत्यास्थ गुणांक, यानी इलास्टिसिटी का, या यंग मॉडुलस बोल सकते हो, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है डायमेंशन ML-1T-2। देखो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ML-1T-2 किसका किसका हो सकता है। आप जानते हो प्रेशर का। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये होता है फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो डायमेंशन निकाल सकते हो। इसका आप एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ किसका किसका हो सकता है। जैसे प्रेशर हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, जितना भी मॉडुलस है ना। अब अगर आपको यंग मॉडुलस के अलावे भी अगर कोई मॉडुलस दे दे तो सबका ML-1T-2 ही होगा। जैसे बल्क मॉडुलस होता है, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो इन सब का क्या हो जाएगा ML-1T-2। अगला है कि एक माइक्रोन इसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3, 10⁻⁻6 मीटर। अगला है कि लक्स किसकी इकाई है। लक्स आप जानते हो लक्स किसका इकाई है। तो लक्स इकाई है प्रदीप्ति का। प्रदीप्ति क्या होता है, ये होता है इल्यूमिनेशन, ठीक है। प्रदीप्ति लक्स किसका इकाई है, यह है प्रदीप्ति का। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। एक अश्वशक्ति नहीं, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है, ये होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट। अगला है कि एक नैनोमीटर बराबर है। एक नैनोमीटर में कितना होता है, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होता है। तो G का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, G का मान होता है सर्वाधिक आपके पोल्स पर, ठीक है। पोल्स पे मान G का सर्वाधिक होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में सर्वाधिक G का मान होगा। अगला है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है। तो यह होता है कि आंधी व झंझावात की संभावना है, यानी मौसम खराब अधिक खराब होने की संभावना होती है अगर अचानक गिर जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण होगा। तो फोर्स आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। फोर्स आपको निकालना है। अगर मास है 0.6 किलोग्राम और उसका एक्सप्रेशन है 0.08 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हो क्या होता है F=ma। बस आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। m क्या है आपका दिया हुआ है, m दिया हुआ है 0.6। अब देखो m यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0.6 किलोग्राम और a है 0.08 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा केस है। F=0.6 इंटू 0.08। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.048 न्यूटन। कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है एक छोटा सा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.048 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, आपको लगेगा कि इसमें 3 डाटा दिया हुआ है, आप कैसे क्या करोगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जो जानते हो उसको लगाओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम का आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको वजन सॉरी इसका मास भी दिया हुआ है 5 किग्रा और फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, टाइम का यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा F/m, तो 30/5 यानी ये हो जाएगा 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि किसी वस्तु की विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर, सॉरी किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, अगर इक्वेटर से आप ऊपर जाते हो, ठीक है, या इक्वेटर से नीचे जाते हो, तो जी का मान क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। और यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है, विषुवत रेखा से आप ऊपर जा रहे हो तो उसका भार क्या होगा, अगर जी का मान बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला है कि दाब का मात्रक होता है, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो प्रेशर का मात्रक होता है N/m²। क्या होता है, N/m²। मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था प्रेशर का, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हो गया न्यूटन और एरिया हो गया मीटर², N/m²। ये हो जाएगा दाब का यूनिट। अगला है, 1 सेकेंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है। जब वाहन 4 मीटर/सेकेंड के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में चल रहा है। क्या बोला जा रहा है कि 1 सेकेंडी लोलक है, आप उसको किसी भी वाहन में आप लेकर जा रहे हो। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि अगर वाहन 4 मीटर/सेकेंड के एक्सलेशन के साथ चल रहा हो तो उसके पेंडुलम के दोलन काल यानी टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा अगर वाहन ऊपर की दिशा में चल रही हो तो। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, आपको एक फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो उसी में कुछ कैलकुलेशन करके आप निकालने का कोशिश करोगे। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको ऑप्शन दे के आसानी से बाद में मार भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग अप्लाई करके आप अगर आंसर तक पहुंच जाओ तो किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 2π√L/g। ये आपका होता है टाइम पीरियड, आपको पता है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अब देखो उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके सबसे पहले पेंडुलम का लेंथ निकाल लेंगे। आप जानते हो सेकेंडरी पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, ये होता है 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंडरी पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2, और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2π टाइम पीरियड का √L/g। ठीक है, यहाँ से हम लोग L का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब G का मान आपको पता है कि G का मान कितना होता है, तो G का मैं मान यहाँ पे पुट कर देता हूँ। G का मान आप यहाँ पे ले लो 10। ठीक है, हम लोग 9.8 होता है तो हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ गया। अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 = 4π² इंटू L/10। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका L का भी यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, L का वैल्यू आ गया 10/π²। ये अब आपका आ गया L का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करोगे, अब L आपका आ गया। अब देखो ये बोला जा रहा था कि वो जो जिस वाहन में रखा हुआ है वो वाहन ऊपर की ओर जा रहा है, और आप जानते हो कि अगर ऊपर की ओर जाए या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाए जी का मान बढ़ जाता है, यानी आपका यहाँ पे जी डैश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी डैश जो है वह 10 तो आपका जी होता है, जी डैश है, और 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से वह ऊपर की ओर जा रहा है, तो +4 यानी ये हो गया 14 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये जी डैश आपका आएगा इसका सेकेंड केस में जब वो वाहन के अंदर है। यहाँ से आपका इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, आपको फाइनली निकालना क्या है, आपको फाइनली टाइम पीरियड ही निकालना है। यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड मान लो हम लोग टी डैश मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π√L/g। तो L आपका क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था L क्या हम लोगों ने निकाला था, ये निकाला था 10/π², ये निकाला था हम लोग। तो 10/π², ये हो गया आपका L अब बटा G।
तो जी आपका यहाँ पे जी डैश हो जाएगा, और जी डैश का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जी डैश का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, ये क्या था, ये था आपका 14 था ना, जी डैश का वैल्यू 14। तो यहाँ से आपका ये 1/14 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ 1/14, ये आपका आ गया। अब इसको फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये पाई भी बाहर आ जाएगा आपका पाई, क्योंकि ये स्क्वायर है, और √10/14। यहाँ से पाई खत्म। अब जब 10/14 का अंडर रूट निकालोगे आप, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा √10 का वैल्यू 3.16, और 14 का √14 का अगर वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 3.74। यहीं पर मैंने बोला था थोड़ा सा कैलकुलेशन ये है इसमें, ठीक है, 3.74। अब दोनों को डिवाइड करके जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना, आपका आ जाएगा 1.69, ठीक है। अप्रोक्स इसका आंसर हो गया 1.69 सेकेंड। यही इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1.69 सेकेंड, जो ऑप्शन 1 में है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल रेखा में 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो 3 सेकेंड के बाद चाल कितनी हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर किसी सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो, तो 3 सेकेंड बाद इसका टाइम पीरियड इसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। दिया हुआ है आपको सबसे पहले u, ठीक है, u कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सलेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर आपका टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो आप यहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो जो न्यूमेरिकल्स है उसमें से मोशन का जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको क्लियर करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके 3 लॉ है, 3 फॉर्मूला है, आप उस तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है V = U + AT, ये फॉर्मूला होता है। आप इसी को अप्लाई करके आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। U आपको दिया हुआ है कितना, U आपको दिया हुआ है 20, और A दिया हुआ है कितना, A दिया हुआ है 4, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपको 3 सेकेंड। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AT क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12, यानी 4 × 3 = 12, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 यानी 32 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपका था एक्सेलरेशन, टाइम और आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये सब दिया हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तभी आप इसको बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पत्थर को आप किसी चोटी से गिराते हो, तो जब 100 मीटर वह नीचे आ जाएगा तब उसका चाल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आपको हाइट दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। तो हाइट से अब आप इसको डिस्टेंस के जगह पे रख के आसानी से निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो आपके पास इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जहाँ पे आप डिस्टेंस का फॉर्मूला रख के आप निकालते हो। वो कौन सा फॉर्मूला है, जहाँ डिस्टेंस का वैल्यू रखते हो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है V² = U² + 2GH। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से आपका V² निकल जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, फिर आप भी निकाल सकते हो। तो U² + 2GH। तो U² आपका क्या है, यहाँ पे U इनिशियल वेलोसिटी। आप देखो अगर कोई भी चीज को आप ऊपर से गिराते हो तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वह हो जाएगा 0। क्लियर है ना, आपने कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, बस आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 0। V तो आपको निकालना ही है, और G आपको पता है कि कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको 10 भी मान सकते हो कैलकुलेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 10, और हाइट है आपका 100। क्लियर है। तो यहाँ से आपका V² क्या निकल जाएगा, आपका V मान लो अप्रॉक्स में हम लोग निकाल लेंगे तो फिर एग्जैक्ट हमारा निकल जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 2000 आपका निकल गया, 2000 अंडर रूट, ठीक है। V = 2000 अंडर रूट, जो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स आपका हो जाएगा
देखो यहाँ से 10 आपका बाहर आ जाएगा अगर 100 से निकालो, और √20 अप्रोक्स आपका आ जाएगा, ये 44 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, 44 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स में आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अब देखो एक ही ऑप्शन है आपका 44.3। ठीक है, 44.3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको अप्रोक्स में भी अगर निकालो तो आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, इसका जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 1 kg। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, हाफ mv², आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से हाफ m हो जाएगा 1, और v आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ जूल। हाफ जूल, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा। ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे अक्सर आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। कई बार तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया, वहाँ पे भी गलत आंसर इसका ऑफिशियली भी आया है, और अदर एग्जाम में भी। ठीक है, जहाँ पे आपको बुक सब में भी अलग अलग जगह अलग अलग आंसर मिलता है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर वह कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब देखो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो तो देखो वेग चाल दोनों का बात किया जा रहा है। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि अगर सर्कुलर मोशन कोई कर रहा है तो सबसे पहली बात, मान लो यहाँ पर अगर वस्तु है, इस दूसरे ही पल उसका क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेग का, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि चाल जो है वो हमेशा समान रहता है, लेकिन वेग चेंज होते रहता है। एक बात आप यहाँ से ध्यान रखना कि चाल जो है वह समान रहेगा, लेकिन वेग हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी लो तो वेलोसिटी में मास भी होता है, और आपका सॉरी वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में आपका परिमाण, जिसको हिंदी में परिमाण बोलते हो, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मैग्नीट्यूड आपका अगर कांस्टेंट है, यानी आपका हो गया, ये हो गया स्पीड। स्पीड इसका कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में स्पीड सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड सॉरी उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा और उसका एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इस कारण से एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वेग व त्वरण दोनों परिवर्ती होते हैं। पर अगर यहाँ पे वेग नहीं लिखा रहता, आपको रहता कि चाल परिवर्तनशील नहीं होता है और वेग और त्वरण परिवर्तनशील होता है, तो वो भी आपका सही होता। इसमें शायद एक क्वेश्चन हम लोगों ने इससे रिलेटेड पहले भी देखा था, वहां पे शायद मुझे याद नहीं है, पर चाल और वेग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने वहां पे क्या आंसर बताया था ये मुझे याद नहीं है, पर आप अभी इसको क्लियर कर लो। ठीक है, वहां पे वेग और चाल में हो सकता है कि मेरा आंसर थोड़ा सा गलत हो गया हो, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर कर लो, वेग जो है वेग हमेशा चेंज होते रहेगा और एक्सलेरेशन भी चेंज होता रहेगा, लेकिन चाल जो है वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर है 3, और यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण का कारण क्या होता है, तो घर्षण का कारण होता है उन दोनों के बीच का जो रफनेस एक तरह का होता है उनके सरफेस पर, उसी के कारण घर्षण होता है। जितना स्मूथ होता जाएगा ये इसका सरफेस, घर्षण उतना कम होता जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर 4, उनके पृष्ठों पर अनियमितता। ठीक है, उनका जो पृष्ठ है, सरफेस जो है, उस पर जो इरेगुलरिटीज है, उसी को तो हम लोग रफनेस बोलते हैं, उसी के कारण होता है घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल है, क्यों। भोथरा चाकू है आपके पास, भोता चाकू है जिसको आप भोता चाकू बोलते हो, वो है, उससे किसी भी चीजों को काटना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। अब क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है देखो, क्या है कि आप, ये है आपका भोथरा चाकू। ठीक है, अब इसका जो सामने वाला पार्ट है जहां जिसको ब्लेड बोलते हो, वो मोटा हो चुका है, यानी वो फैल चुका है। ठीक है, इसीलिए तो आप उसको भोथरा बोलते हो।
अब आपने क्या किया, आपने जो प्रेशर लगाया उस प्रेशर को इसने पूरी तरह से आपके जो काटने वाले सामान है, मान लो आप कोई सब्जी काट रहे हो, तो उस पर इसने जो पूरा बल आपने लगाया उसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसका जितना ये शार्प होगा एज, आपका फोर्स उतना अधिक काम करेगा। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन ये ब्लेड काट नहीं पाएगा। ठीक है, इस कारण से क्या हो गया कि जो बल आपने लगाया वो बल इसने पूरी तरह से उस सामान पर जाने नहीं दिया, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वह बड़ा हो जाता है। ठीक है, और तेज चाकू अगर रहेगा तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, और इसी कारण से फोर्स को यह बहुत अधिक इफेक्टिवली कन्वे करता है उस वस्तु पर जिसको आपको काटना हो। तो आपका सही आंसर था 3, बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित लिफ्ट, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ये किस चीज पर काम करता है। तो आप पास्कल के नियम पर आप जानते हो, पास्कल के नियम पर यह काम करता है, और पास्कल किसका नियम है, यह दाब का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे है। तो क्या बोला जा रहा है, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। आप जानते हो भूतापीय क्या होता है कि आप, ये है पृथ्वी, अगर इसके अंदर में कहीं पे भी मान लो टेम्परेचर हाई है तो इसके ऊपर वाले जमीन में भी टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यह एक वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक संभव क्षेत्र वहां है जहां पे जो जमीन के अंदर टेम्परेचर हाई है, यानी जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, जो भूपर्पटी तप्त स्थलों में नहीं होगा, जो भूपर्पटी तप्त स्थलों के ऊपर है, वहां के लिए यह यूजेबल है और बेस्ट है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित होता है। अगला है दबाव में वृद्धि से बढ़ता है। ये दोनों आपका सही है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अब इसमें 2 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये भले ही ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे दे दिया अघुलनशील ठोस पदार्थ, तो अघुलनशील ठोस पदार्थ के मिलाने से किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसमें घुलनशील पदार्थ आपने मिला दिया तो उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप ये पानी, इसमें आपने सॉल्ट मिला दिया और बहुत अधिक ये सॉल्टी हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी में मान लो ईंट का 4 टुकड़ा रख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है। और दबाव बढ़ने से क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आप जानते हो कि जब आप पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऊपर जाने पर प्रेशर भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है। तो पुराना क्वेश्चन है, आप सब जानते हो। इसका आंसर क्या है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसी कारण से फाउंटेन पेन लीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है। जहां पर आपने ये देख लिया कि अगर एक किसी भी वस्तु को डुबाया गया तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए, वो है आर्किमिडीज का नियम। ठीक है,